हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैथ्स सब्जेक्ट के सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम रिलेटेड। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है वो रियल नंबर चैप्टर्स के आज हम करने जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन है, हैज द रैशनल नंबर 441, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज द rational number 441 upon 2 raised to the power 2 square into 5 power 7 into 7 square, a terminating or a non-terminating decimal. A terminating or a non-terminating decimal. ये क्वेश्चन है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इस फ्रैक्शन को पहले हम देखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हमारा क्या सॉल्यूशन होगा, 441 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 7 इंटू ये 7 स्क्वायर है यानी 49 है। देखते हैं, ये 2 से और 5 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 49 से कैंसिल हो रहा है, तो 49 हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा 49, तो 7 7 जा 49 और 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21, सो ये भी फिर से कैंसिल हो रहा है, 7 9 जा 7 1 जा, सो हमारा ये फाइनली रिड्यूस होकर के ये फ्रैक्शन आ गया 2 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 7। अब हम ये देखते हैं, पहला काम हमारा क्या होता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। उसके बाद हमारा काम ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है, देन हम ये कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का फैक्टर है डिनोमिनेटर का, सो इट मीन्स इट विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये लिख दीजिए, इट विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगर इसमें कुछ और आता, यहाँ पर सपोज यहाँ 7 एक और आ जाता है ना, यानी 49 7 क्यूब होता, अगर यहाँ एक 7 आया था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता। क्योंकि 2 और 5 से हट के कोई भी अगर फैक्टर आता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। यानी बेसिकली हमें इसमें ये देखना होता है कि 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n के फॉर्म में ही होना चाहिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि प्रूव दैट 2√3 - 1 is an irrational number. Prove that 2√3 - 1 is an irrational number. ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करना होता है। एक मेथड है कंट्राडिक्शन का जिसको हमें अप्लाई करना होता है। जब भी कोई इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए आएगा नंबर, तो हमें कंट्राडिक्शन से प्रूफ करना है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट हमें मान के चलना पड़ेगा यहाँ पर। यानी अगर मुझे प्रूफ करना है कि लाइट जल रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट नहीं जल रही है, और फिर बाद में हम ये कंट्राडिक्शन पे पहुंच जाएंगे कि लाइट जो हमने माना था यानी लाइट नहीं जल रही है, ये गलत था, और इसलिए हमारा जो
ऑपोजिट होगा वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। सो लेट 2√3 - 1 बी अ रैशनल नंबर। इर्रेशनल प्रूफ करना था तो हमें इसको रैशनल मानना होगा, बी अ रैशनल नंबर। चलिए, अब जब भी कोई रैशनल नंबर होता है तो उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 2√3 - 1 इक्वल टू p अपॉन q। और यहाँ पर क्या होगा, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर सम इंटीजर्स, ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी किसी फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का 0 नहीं हो सकता। तो ये हमने रैशनल माना, फिर उसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है, कोशिश करते हैं कि जो रूट है, रूट में जो नंबर है वो सिर्फ एक साइड रखें, बाकी सारे इंटीजर्स को दूसरी साइड शिफ्ट करें। सो अब हम यहाँ देखते हैं, तो 2√3 - 1 को सबसे पहले जो दूसरा टर्म है रूट के अलावा उसको शिफ्ट करते हैं। सो 2√3 इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन q प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर एक्चुअली 1 है तो q और 1 का एलसीएम q आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ p प्लस q आ जाएगा, यानी 1 से q डिवाइड होके q और q इंटू 1 2 आ जाएगा। सो 2√3 इक्वल टू दिस। ठीक है, अभी हमें 2 भी शिफ्ट करना है, क्योंकि हमें केवल √3 को ही लेफ्ट साइड पे रखना है। तो अब हमें √3 क्या होगा, सो अब हम 2 को भी नीचे लाते हैं इधर। सो p प्लस क्यू अपॉन 2q। देखिए, ये हमें हर एक ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, 2√3 + 5, 2√3 - 7, कुछ भी हो, 2√3 + 1/4, ऐसा कुछ भी होगा तो आपको सारे नंबर्स को अदर देन रूट वाले नंबर को आपको दूसरी साइड शिफ्ट करना होता है। तो ये सबसे बेसिक जो कॉमन हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं कि सिंस p एंड q आर सम इंटीजर्स, जो हमने पहले ही माना था, और जब p और q इंटीजर है तो p प्लस q भी एक इंटीजर होगा, और q इंटीजर है तो 2q भी इंटीजर होगा। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड इज रैशनल, एंड वी ऑल्सो नो रूट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, जो कि √3 हम जानते हैं पहले से ही कि इरेशनल होता है। तो अब आप पेज पे आगे लिखिए, इसी चीज को लिखने जा रहे हैं हम। यस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस RHS is rational as p and q are integers, p and q are integers। तो इंटीजर्स हैं तो इसलिए राइट हैंड साइड भी रैशनल होगा, राइट हैंड साइड रैशनल होगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, एंड LHS is irrational as we know, and LHS is irrational। कभी कभी क्वेश्चन में इंक्लूडेड होता है कि given that √3 is irrational, prove that this is irrational। तो वो नहीं भी अगर गिवन है तो आपको √3 को irrational मान के यहाँ पर प्रूव करना होता है। सो लेट एंड LHS is irrational, therefore कभी भी रैशनल जो नंबर है वो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। या तो कोई नंबर रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो यहाँ पर क्या है, क्या कहेंगे, दिस इज विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब हम यहाँ लिख देंगे, जब हमें ये पॉसिबल ही नहीं तो एक कंट्राडिक्शन आ गया,
यहाँ पर एक कंट्रडिक्शन आ गया, एक टकराव आ रहा है, दो मतलब रियलिटी का टकराव आ रहा है कि एक तरफ हमारा रैशनल है, दूसरी तरफ इरेशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कंट्राडिक्ट्स आवर assumption. दिस कंट्राडिक्ट्स मीन्स टकराता है, हमारे assumptions को काटता है, वो टकराता है। So this contradicts our assumption. तो ये जब हमारे एजम्पशन को क्या क्या हमारा एजम्पशन था कि ये एक ये एक रैशनल है, जो यही एज्यूम किया था हमने। ये इस कंट्रडिक्शन से ये प्रूफ हो गया कि ये हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। सो देयरफॉर अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2√3 - 1 is irrational. Hence proof. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसका। और what is the HCF of the smallest prime number and the smallest composite number? ये क्वेश्चन है। 3. What is the HCF of smallest prime number and smallest composite number? And smallest composite number. तो देखते हैं कैसे करना है। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद अपना प्राइम होगा और 1 होगा उसका प्राइम। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 जो है एक ऐसा नंबर है जिसके केवल जो अपने आप से कटता है 2 से और 1 से कटता है, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही हमारा 2। इससे छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यस, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं 1, 2, 4। तो इस तरह से ये कंपोजिट नंबर है, जिसके वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर 2 से ज्यादा, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो उनको हम कहते हैं कंपोजिट। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। अब ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज द HCF, इन दोनों का HCF क्या होगा? व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? तो अब इन दोनों का HCF ले लेते हैं। तो HCF क्या हो जाएगा? 2 को हम फैक्टर करेंगे 2 into 1 और 4 का फैक्टर करेंगे 2 into 2। दोनों का हमने प्राइम फैक्टर किया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, और इससे हटके इसके अलावा इससे हटके कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही 2 इज द कॉमन फैक्टर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे तो HCF हमारा वही होता है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर 2 के अलावा भी कोई कॉमन होता तो भी हम यहाँ पर, जैसे एक और 2 यहाँ होता तो एक और 2 ले लेते,
तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वो सारे कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर चूंकि एक ही है तो इसलिए हमारा HCF इज 2। सो दिस इज द आंसर। ये है हाईएस्ट लो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का HCF। सो दिस इज द आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ऐसा एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखें। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये भी अक्सर आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसलिए यहाँ भी मेथड वही कंट्राडिक्शन वाले ही हम मेथड लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको इरेशनल प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम वही मानेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। प्रूफ में लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। ओके, √3 एक रैशनल नंबर है, तो अब जब रैशनल है तो वही हमें इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर √3 इक्वल टू लेट p बाई क्यू। देयरफॉर लेट, आप ऐसे कर लें, देयरफॉर लेट p बाई क्यू इक्वल √3 इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p and q are co-prime integers। अब यहाँ पर हम इंटीजर्स नहीं मान के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में माना था, यहाँ हम सिर्फ इंटीजर नहीं बल्कि साथ में एक वर्ड और ऐड करते हैं, को प्राइम इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जब रूट के साथ कुछ और ना हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट, कुछ और नहीं हो रहा है, जैसे 2√3 है या √3 + 5 है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ केवल रूट वाला नंबर है, तो यहाँ पर हमें कॉम्पोजिट भी ऐड करना पड़ता है प्राइम के साथ, जब इंटीजर के साथ। तो को प्राइम इंटीजर्स हमने p और q को माना। p और q को प्राइम इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि p और q जो है, p अपॉन q एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, उसको कहते हैं को प्राइम इंटीजर। जैसे 2 और 3 हमारा को प्राइम इंटीजर है, तो क्यों? क्योंकि इसका दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1। दोनों किस नंबर से, कॉमन नंबर से डिविजिबल है? 1 से। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स या को प्राइम इंटीजर्स, जिसकी कॉमन फैक्टर केवल 1 होते हैं। तो यहाँ पर भी p और q जो है वो को प्राइम इंटीजर है, यानी p और q, p अपॉन q एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आगे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देखिए p इक्वल टू √3q। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करिए, इसको स्क्वायर करिए। सो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3q स्क्वायर। इसको रिजल्ट 1 ले लेते हैं। p स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। 3 p स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब यही स्टेटमेंट लिखिए, देयरफॉर 3 इज द, जैसे मैं कहूं कि 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, या 3 इज द फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 3 इंटू समथिंग हमारा 6 हो रहा है। ऐसे ही p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, यानी क्या होगा इसका मतलब कि 3 इज द फैक्टर ऑफ
पी स्क्वायर, फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और जब कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो नंबर उस नंबर का भी फैक्टर होता है। मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज देयरफॉर 3 इज द फैक्टर ऑफ p, 3 इज द फैक्टर ऑफ p। ये हमने प्रूफ किया। रिजल्ट 1 कर ली, रिजल्ट 2 कर दीजिए इसको। तो हम ऊपर का मिटा देते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे करना है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 5 या 3 मार्क्स, 3 या 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अब क्या होगा इसके बाद, 3 इज द फैक्टर ऑफ p हमने प्रूफ कर दिया। अब जब p का फैक्टर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि p इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। जब भी अभी हमने बताया कि 3 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। ऐसे ही 3 इज द फैक्टर ऑफ p को हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं p इक्वल टू 3 इंटू समथिंग। अब वो समथिंग जो है चूंकि p और q यूज कर चुके हैं तो इसको हम एक कोई नंबर r ले लेते हैं, से r। तो यहाँ पे क्या होगा अब p इक्वल टू हमने क्या माना, लेट p इक्वल टू 3r, ठीक है, लेट p इज इक्वल टू 3r। ओके, चलिए तो अब p की वैल्यू जो हमने ली है यहाँ पर 3r, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे p की जगह रिजल्ट 1 में। सो नाउ पुटिंग p इक्वल टू 3r इन रिजल्ट 1। चलिए 1 में पुट कर दीजिए p की जगह 3r, तो यहाँ पे रखेंगे 3r होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने p की वैल्यू पुट की है। तो अब ये आ गया 9r स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, और ये 3 से 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। सो अब यहां पर हमारा क्या आ रहा है अब यहां आ रहा है, यस, यहां आ रहा है कि q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर। ठीक है, अब q स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, जैसे हमने पिछले रिजल्ट 1 में लिखा था। सो रिजल्ट 2 में तो यहां पर भी हम यही लिख रहे हैं कि 3 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 is the, therefore 3 is the factor of this, q square equal to 3 into something है, तो of q square, therefore 3 is the factor of q, 3 is the factor of q। अब ये रिजल्ट नंबर 3 कर लेंगे इसको। अब यहां पर देखिए कुछ आपको दिख रहा है, रिजल्ट 2 और 3 में क्या लिखा है, रिजल्ट 2 और 3 में क्या आ रहा है, लास्ट के 2 रिजल्ट को लीजिए। सो 3 इज द फैक्टर ऑफ p हमने पहले प्रूफ किया था, 3 इज द फैक्टर ऑफ q हमने अभी प्रूफ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 3 से p और q दोनों डिविजिबल हैं, यानी 3 दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। इससे ये प्रूफ हुआ फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3। अब यहां लिखिए, यहां लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3। चलिए फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3 क्या होगा, 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है। ठीक है, और जब हमने ये इस रिजल्ट पे हम पहुंच गए इस कंक्लूजन पे कि 3 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q जो है को प्राइम इंटीजर नहीं है, क्योंकि
को प्राइम इंटीजर के केस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और यहाँ हमने देखा कि 3 आ रहा है कॉमन फैक्टर। इससे क्या रिजल्ट मिला? देयरफॉर P and Q आर नॉट को प्राइम इंटीजर। Therefore, P and Q are not co-prime integers। यानी जो हमने माना था कि ये co-prime integers हैं, उसका कंट्रडिक्शन आ गया। यानी इस रिजल्ट पे हम पहुंच गए कि P और Q co-prime इंटीजर नहीं है और हमने माना था कि P और Q co-prime इंटीजर हैं, तो ये कंट्रडिक्शन आ गया। तो इस कंट्रडिक्शन की वजह से जो हमने हमारा एजम्पशन था कि वो एक इर्रेशनल है, अब ये इसका उल्टा प्रूफ हो गया, यानी एक रैशनल प्रूफ हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया देयरफॉर व्हिच कंट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन। वही स्टेटमेंट फिर से आएगा जो हमने कंट्रडिक्शन के बाद हम लिखते हैं। तो दिस कंट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ये लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption that P and Q are co-prime integers। ये हमने assume किया था। तो यहां पर ये कंट्रडिक्शन है, यानी ये co-prime नहीं है, यहां से ये प्रूफ हो रहा है दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कंट्रडिक्ट्स आवर assumption that P and Q are not co-prime integers। ठीक है, so therefore √3 is irrational, hence proved। so ये यहाँ पर आके प्रूफ हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।